हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का नए पार्ट में। और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेटल्स को उनके ओर से बाहर निकाला जाता है। मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने इसके पिछले के सभी पार्ट्स देख चुके होंगे और उन सभी के नोट्स आपकी कॉपी में होंगे, फोटोग्राफ नहीं, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो हमें करना है किसी भी ओर से, इसमें दो प्रोसेस बेसिकली होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी ओर से प्योर मेटल चाहिए, देयर आर टू प्रोसेसेस। तो मैंने वही लिखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कंटेन्स टू मेन प्रोसेसेस, जिसमें से कि पहला प्रोसेस है एनरिचमेंट ऑफ ओर। जो ओर आपको मिला है उसको पहले एनरिच करो। ठीक है, एनरिच क्या होता है, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाओ। ठीक है, तो उसको पहले क्या करो, एनरिच करो। और इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मेटल्स के अलावा सब कुछ उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी ही है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो सैंड हो, या कोई और एलिमेंट ही क्यों ना हो, उसको हम इम्प्योरिटी ही बोलेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। और उसके बाद आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, उसको दोबारा से रिफाइन करते हैं। सोचो, तब जाके प्योर मेटल मिलता है। तो किसी भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर और दूसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो टर्म है एनरिचमेंट ऑफ ओर, उसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। उसमें एक टर्म आता है गैंग। क्या होता है ना, गैंग और मैट्रिक्स एक ही बात है इसका। तो गैंग क्या होता है, देखो, द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज़, जो नहीं चाहिए, जो अनडिजायरेबल हैं, द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड, ईटीसी, कुछ भी फाउंड इन द ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। उस ओर में मेटल के अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, क्योंकि वो अनडिजायरेबल है। आपने आयरन का और हेमाटाइट निकाला है, तो आपको उस हेमाटाइट में सिर्फ आयरन ही दिखना चाहिए भाई। उसके अलावा जो भी उसमें दिख रहा है वो आपके लिए क्या है, एक गैंग है, वो आपके लिए वेस्ट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गैंग। ओके, नेक्स्ट टर्म है कि कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर किसको कहते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो देखिए, रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ द ओर। बताओ कितना सिंपल लैंग्वेज है कि उस ओर से उस गैंग को बाहर निकालना, गंदगी को बाहर निकालना, जो नहीं चाहिए था उसको बाहर निकालना। और आपके पास है, उसमें से गंदगी को बाहर निकाल दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। राइट, चलिए, तो एनरिचमेंट प्रोसेस जो होता है ये डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है, उसी हिसाब से तो उसको अलग करोगे। ठीक है, कि देखते हैं ना क्लास में, जिस तरीके का स्टूडेंट होगा उसी तरीके का स्ट्रेटजी उस पर लगाना पड़ता है ताकि वो पढ़े। ठीक है, इसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं वो कितने लेवल के रिएक्टिविटी अपने अंदर रखते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको एनरिच किया जाता है। ठीक है, चलिए, सो इसमें अगर आप कुछ बुक्स में डिटेल में देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी होता है, जहाँ पर कि हम बबल्स के रूप में और सो बबल के फॉर्म में मेटल्स को अलग करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है स्पेशली मैग्नेटिक मेटल, जैसे कि हेमाटाइट के लिए, कि उसका पहले हमने पाउडर बना दिया और मैग्नेटिक बेल्ट से उसको चला दिया। तो ये भी प्रोसेस हैं, लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही किसी बोर्ड के सिलेबस में है, तो उसको हम नहीं काउंट करते। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, कभी मैं इसके एक्स्ट्रा का वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ा भी दूंगा। लेकिन अभी जो है वो हमें पढ़ना है सिर्फ ये कि एनरिचमेंट प्रोसेस लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, मेटल्स के लिए, फिर मॉडरेट रिएक्टिव के लिए और फिर हाईली रिएक्टिव के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए। देखो, तो लो रिएक्टिव मेटल में हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, दो मेटल्स के बारे में पढ़ना है। वो है एक मरकरी और एक है कॉपर। क्या बोला मैंने, एक मरकरी है तो एक कौन सा है, कॉपर है। तो मरकरी और कॉपर को आपको पढ़ना है सिर्फ किसमें, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स में। देखिए, तो लो रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक तो ज़्यादातर फ्री स्टेट में होते हैं, तो फ्री स्टेट का हम नहीं पढ़ते। ठीक है,
लेकिन जो थोड़े थोड़े रिएक्टिव, बहुत कम है, लेकिन लो तो है लेकिन कुछ तो रिएक्टिव होंगे, तो उसमें आपको जो एलिमेंट मिलता है, मेटल मिलता है, वो है मरकरी। तो मरकरी का जो ओर है उसका नाम है सिनाबार। हाँ, तो पहले तो नाम पता होना चाहिए। सिनाबार इज़ द ओर ऑफ मरकरी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HgS, दैट इज़ मर्क्यूरस सल्फाइड, है ना, मर्क्यूरस सल्फाइड HgS। सिनाबार इज़ द ओर ऑफ मरकरी। मरकरी इसी फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे, इस HgS से मरकरी कैसे लाएंगे, उसका रिएक्शन समझिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले HgS सिनाबार को हीट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे O2 के फॉर्म में, तो क्या बनेगा, सबसे पहले आपको बनेगा HgO, और यहाँ क्या होगा, SO2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। पहले आपने मर्क्यूरी सल्फाइड लिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो क्या हुआ, HgO बन गया और SO2 बन गया। अब इस HgO को फिर से लेके आइए। अब इस HgO को अगर हम दोबारा से हीट कर देंगे तो क्या होगा, ये बहुत ही कमज़ोर कंपाउंड है, ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं इनके बीच में, तो क्या होगा, Hg आपको अलग मिलेगा और O आपको अलग ये बाहर मिल जाएगा। और ये जो मरकरी मिलता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आपको पता होगा कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है, इट इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट, है ना। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पहला क्वेश्चन ये कि लो रिएक्टिव मेटल्स को हम अलग करना सीख रहे हैं, उसमें मरकरी का नाम पहले आया, तो मरकरी के ओर का नाम सिनाबार था। सिनाबार का फॉर्मूला होता है HgS, दैट इज़ मर्क्यूरस सल्फाइड, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, सीधे पहले तो ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया, तो वहाँ पर HgO और SO2 बन गया, उसको दोबारा से हीट कर दिया और आपका मरकरी आपके हाथ में तैयार है बन के, ठीक है। ऐसे ही कॉपर की बात करते हैं। कॉपर भी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स में आता है। तो कॉपर जो है वो अपने ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके ओर का नाम है कॉपर ग्लैंस। क्या नाम है, कॉपर ग्लैंस। और कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला होता है Cu2S। कॉपर ग्लैंस का क्या फॉर्मूला होता है, Cu2S, दैट इज कॉपर सल्फाइड या कॉपर 2 सल्फाइड, ठीक है, क्योंकि Cu2S, तो कॉपर 2 सल्फाइड। अब देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन के लिए सबसे पहले रखेंगे Cu2S लिया हमने, ठीक है, उसको दिया हमने ऑक्सीजन, हीट किया, तो क्या बनेगा, Cu2O बनेगा और साथ में SO2 बाहर चला जाएगा। जो यहाँ हुआ था सेम रिएक्शन है, Cu2S है, O2 है, Cu2 बन गया, SO2 बन गया। अब यहाँ पर इस Cu2O को लेके आएंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसको हम फिर से दोबारा हीट करेंगे और बन जाएगा Cu। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा समझना, इसको स्टार लगा लीजिए। कॉपर ऑक्साइड को वापस से हम कॉपर सल्फाइड से ही रिएक्ट कराते हैं और आपको यहाँ पर कॉपर मिलता है और साथ में SO2 फिर से बाहर चला जाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसके खुद का जो ओर है वही इसको रिड्यूस करता है। एक्चुअली सब जगह क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो ये HgO Hg में क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है ना। तो यहाँ पे चाहो तो आप एक लाइन और लिख सकते हो कि HgO इज रिड्यूस्ड टू Hg, है ना, HgO इज रिड्यूस टू Hg, चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे ही Cu2O को Cu में रिड्यूस करने के लिए Cu2S खुद आ गया, इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ रिडक्शन। आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सॉरी अब तो ये नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी सेल्फ रिडक्शन, ओके। तो सेल्फ रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाने के लिए Cu2S खुद ही आ गया, कोई और नहीं आया, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन, ओके। चलिए, तो हमने पढ़ लिया लो रिएक्टिव मेटल्स किस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के पास। तो जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में होते हैं, एक ऑक्साइड के फॉर्म में भी नेचर में होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, बट दे आर मेनली प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, दैट इज सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, राइट। ऑक्साइड के फॉर्म में तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन सल्फाइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो अगर आपको मॉडरेट रिएक्टिव
मेटल्स को बाहर निकालना है सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में, तो आप ये मान लो कि सल्फाइड पड़ोसी का मोहल्ला है और कार्बोनेट इधर वाला मोहल्ला है और ऑक्साइड अपना मोहल्ला है। तो अगर अपने मोहल्ले में हो तो राजा हो, और बगल वाले मोहल्ले में है तो आपको अगर सल्फाइड वाला कोई और मिल गया तो पहले उसको अपने मोहल्ले में लेके आओ। अगर कोई कार्बोनेट वाला और मिल गया पहले उसको अपने मोहल्ले में लेके आओ, ऑक्साइड के रूप में लेके आओ, तब देखो क्या जादू बनता है। तो आपको ऑक्साइड से यानी अपने मोहल्ले में कोई भी काम आप करो तो आपके काफ़ी फ्रेंडली होता है ना, कि अरे मोहल्ले में सब लोग जानते हैं। तो वही है, ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालना बहुत ही आसान है। ऑक्साइड से मेटल को निकालना बहुत आसान है, लेकिन सल्फाइड से और कार्बोनेट से मेटल को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर आपको सल्फाइड और मिल गया है तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, एंड देन ऑक्साइड के बाद कहानी आपकी आसान है। इस तरीके से अगर आपको कार्बोनेट और मिल गया है तो आपका काम होना चाहिए कि उस कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, और ऑक्साइड के बाद तो काम आपका आसान पहले से है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। ठीक है, तो हम सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज इट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड, है ना, क्योंकि मेटल्स को उनके ऑक्साइड फॉर्म से बाहर निकालना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको रोस्टिंग बोलते हैं, और कार्बोनेट ओर को जो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, मैंने कहा ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इट इज़ कॉल्ड रोस्टिंग, और अगर आप कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इट इज़ नॉन एज कैल्सिनेशन। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं रोस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है, आपको बता भी दिया मैंने अभी, और वो क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक सल्फाइड ओर को हीट करके, कहाँ हीट करके, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम, क्योंकि पिघलना नहीं चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हीट करना है, और एक्सेस एयर में ढेर सारा ऑक्सीजन उसको दीजिए, क्योंकि सल्फाइड है उसके पास ऑक्सीजन होगा नहीं तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा ट्रिक से कि कैसे आप याद रख सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीजन देना है, कहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना एक्सेस एयर देकर, हीट करके मेल्टिंग पॉइंट से कम में, इज़ नोन एज रोस्टिंग प्रोसेस। और रोस्टिंग प्रोसेस कैसे काम करता है समझते हैं। जैसे कि आपको मैंने कंपाउंड दिया जिंक सल्फाइड, ठीक है, आपको नेचर में क्या मिला, जिंक सल्फाइड मिल गया, और आपको यहाँ से जिंक निकालना है। तो पहले तो सल्फाइड देख के ही मन घबरा गया, यार ये सल्फाइड क्यों आ गया, दूसरे मोहल्ला का बात है, इसको पहले अपने मोहल्ले में लेके आओ, यानी कि पहले इसको कहाँ लेके आओ, ऑक्साइड के फॉर्म में लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और हीट मतलब ऑक्सीजन तो साथ में है ही इसके, है ना, तो प्लस में दिया हमने इसको O2, किस में, एक्सेस में, हमने इसको एक्सेस O2 दिया, और इससे क्या हुआ, ये कन्वर्ट किस में हो गया, ZnO में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से SO2 बाहर चला गया। तो यही जो प्रोसेस आपके सामने यहाँ बना हुआ है, मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस आप कर लेंगे बाद में। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ रोस्टिंग। ये रोस्टिंग का रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि आपने एक सल्फाइड को क्या किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो दिस इज़ रोस्टिंग। ठीक है, अब रोस्टिंग के बाद एक बार चाहो तो आप उसका फ़ोटो ले सकते हो, है ना, यू कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस। तो रोस्टिंग के बाद हम लोग बात करेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस की। ठीक है ना, तो मैंने पढ़ाया आपको कि कैल्सिनेशन में हमें क्या करना होता है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल्स को निकालना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू कार्बोनेट में, है ना। तो मैंने वही लिखा है डेफिनेशन कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज़ हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्ट तो आपको कराना नहीं है आपको। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि सोचो कार्बोनेट में ऑलरेडी CO3 होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन पहले से है, तो आपको नहीं देना।
सल्फाइड में जिंक सल्फाइड था, ZnS था, वहाँ ऑक्सीजन नहीं था तो आपको देना पड़ा। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है तो आपको नहीं देना होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे हिंट्स मैं कुछ देता रहता हूँ कि आपको कैसे याद रखेंगे कहाँ पर ऑक्सीजन का एब्सेंस है, कहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। ठीक है, चलिए। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट in the absence of air to convert it into metal oxide is known as calcination process। रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि आपने लिया जिंक कार्बोनेट, यही है कार्बोनेट और आपको निकालना जिंक ही है इसमें से। तो क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। देखा मैं आपने कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखा क्योंकि पहले से ऑक्सीजन के पास है। ये टूटेगा किसमें, ZnO में और CO2 में। ठीक है, तो ये ZnO चाहिए अपने, काम खत्म। ठीक है, तो जो इससे पिछला रिएक्शन आपने पढ़ा था रोस्टिंग का, वहाँ पे अपने को ZnS मिला था, जिंक सल्फाइड मिला था। जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके जिंक ऑक्साइड बनाया। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट को भी हीट करके जिंक ऑक्साइड बनाया। एक बार वो दोनों अपने मोहल्ले में आ गए, मतलब कि ऑक्साइड के मोहल्ले में आ गए, हमारे मोहल्ले में आ गए, फिर उनको मेटल्स में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे करते हैं, तो प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। हम क्या करते हैं, उस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, रिड्यूस करके हम उसको मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड ओर इनटू मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो एक मेटल ऑक्साइड ओर को जो अपने को यहाँ से मिला है, जो अपने को पिछले बार से मिला था, उसको मेटल में कन्वर्ट करने को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर बोलते हैं। ये कैसे किया जाता है, तो इट इज़ डन बाय हीटिंग द ऑक्साइड्स विथ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कोक। कोक जो है वो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे कि हम मेटल्स को बाहर निकालते हैं। रिएक्शन देखिए, आपके पास ZnS था भले ही, या ZnCO3 था, जिंक कार्बोनेट था या जिंक सल्फाइड था, आपने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके उसको जिंक ऑक्साइड बनाया है ना। अब ये जो जिंक ऑक्साइड आपको मिला, इस जिंक ऑक्साइड को सीधे आप कार्बन, जिसको कि मैं बोल रहा हूँ कोक, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट एक्टिवेटेड रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन का कार्बन से एफिनिटी, अट्रैक्शन, प्यार ज़्यादा होता है। ये सीधे Zn यहाँ रहेगा और यहाँ से CO बाहर निकलता है। CO2 मत कर देना, सिर्फ क्या बाहर निकलता है, CO, है ना। और इसलिए कहा जाता है कि ये काफ़ी पॉल्यूटिंग होता है। इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बट अपने को जिंक तो मिला ना, ऐसा पॉल्यूशन का ध्यान देंगे, सिर्फ ध्यान किस पे देंगे कि अपने को जिंक मिल गया। तो इस तरीके से जिंक को बाहर निकालना है। मतलब ये कि अगर आपको जिंक सल्फाइड मिल जाए और जिंक सल्फाइड से आपको कहा जाए कि जिंक कैसे निकालेंगे, तो पहले जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बनाएंगे और फिर जिंक ऑक्साइड को सीधे कोक से रिएक्शन कराएंगे, आपको जिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो था कि कैसे हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से करते हैं। लेकिन कुछ और भी मॉडरेट एलिमेंट्स हैं जिनको कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी अलग कर सकते हैं। यस, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो मैंने उसको नोट में लिख के समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनके दो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। इसमें से दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला पहले समझ लेते हैं। सो MnO2 ये मैंगनीज ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है। हमें पता है कि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, मैंगनीज से। तो जैसे ही MnO2 में एल्युमिनियम के पाउडर को इंसर्ट करेंगे या उसके ऊपर डाल देंगे, या एल्युमिनियम उसमें हम प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, एल्युमिनियम तुरंत ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और Mn को अकेला छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि Al इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस बहुत ज़्यादा हीट निकलने की वजह से ये जो मैंगनीज आपको मिलेगा, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी मेटल मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, राइट। चलिए, लेकिन जो दूसरा है, ये तो यार इतना इंपॉर्टेंट क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि Fe2O3, आयरन
ऑक्साइड है और ये एल्युमिनियम है। अगर आयरन ऑक्साइड में एल्युमिनियम के पाउडर को डाल दिया जाए तो एल्युमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव। याद करो काशीनाथ का मान ली आलू जरा फीके, आलू एल्युमिनियम जिंक फीके, तब आता है कौन? आयरन। तो एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो क्या करेगा? एल्युमिनियम तुरंत उसको रिप्लेस कर देगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और ये आयरन फिर से अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि लोहा तक को पिघला देता है, इसीलिए आयरन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं कि हम लोग थर्माइट रिएक्शन। दिस रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय एल्युमिनियम पाउडर, ये जो रिएक्शन मिला है आपको, ये इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है? लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। और एग्जाम में सीधे ज्वाइन रेलवे ट्रैक करके क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। तो रेलवे ट्रैक जैसे ही ज्वाइनिंग का क्वेश्चन आए, आपका ध्यान सीधे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। देखिए क्या करते हैं, रेलवे का ट्रैक होता है ना, तो रेलवे के ट्रैक के बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर उसको ज्वाइन करने के लिए हम पहले तो Fe2O3 का सॉल्यूशन यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। उसमें 3 डालते हैं एल्युमिनियम। तो जैसे ही डाला एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में तो बाहर आ गया, लेकिन जो Fe है वो मोल्टेन फॉर्म में यहाँ पे रह गया, मोल्टेन फॉर्म में। तो मोल्टेन फॉर्म में यहाँ पे रह गया तो क्या हुआ, ये पिघल के और बगल वाले दोनों ट्रैक से चिपक गया पिघल के। तो यहाँ पर हो गया। फिर क्या करते हैं, जब ये पूरा हार्ड हो जाएगा तो यहाँ से ठोक देते हैं तो ये बाहर पूरा निकल जाता है। तो यहाँ जो इसको बोलते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में कहीं बाहर से हीट नहीं देना पड़ा, रिएक्शन खुद ही हीट बना के दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं हम लोग? थर्माइट वेल्डिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। और ये थर्माइट वेल्डिंग थोड़ा महंगा होता है, इसलिए जो नॉर्मल हम अपने घरों में जो वेल्डिंग करते हैं वो ऐसे आपका घर का ग्रिल बना होगा या जो मेन गेट बना होगा उसमें वेल्डिंग नॉर्मली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप कभी कोई पड़ोसी बोल रहे हैं आपको कि अरे अरे तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तुम्हारे घर के गेट के कोने में थोड़ा सा जो उठा हुआ है वो थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता यार उसमें, क्योंकि वो मुझे पता है वेल्डिंग है, उसको पेंट कर दिया बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर रेलवे ट्रैक में वो थोड़ा सा ऐसा आ जाए उठा हुआ अजीब सा, तो वो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है ना। तो थर्माइट वेल्डिंग जो है वो रेलवे ट्रैक में ही किया जाता है, और जब ये होके निकलता है तो ये इतना स्मूथ लगता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ वेल्डिंग किया भी गया हुआ है। सो इट इज़ थर्माइट वेल्डिंग। मतलब क्या कि आपको Fe2O3 को लेना है और उसमें एल्युमिनियम पाउडर डाल देना है बस। वो ऑटोमेटिक एल्युमिनियम उसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा और तुरंत बनाएगा Al2O3 और इतना हीट बना देगा कि वो आयरन पिघला हुआ बनेगा, और पिघला हुआ आयरन पूरे गैप में भर गया और ठंडा हो गया, वेल्डिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी पढ़ते हैं। अपने अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग किया जाता है और उसकी रिफाइन के बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।